हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमजीपी 004 गांधी का राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। तो इस वीडियो को हमारी लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एमजीपी 004 गांधी का राजनीतिक चिंतन का पहला क्वेश्चन है, उदारवाद पर गांधी जी के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी जो गांधी जी हैं हमारे, उन्होंने उदारवाद पर क्या विचार दिए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि उदारवाद एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है। मतलब अगर हम बात करें कि उदारवाद ने अपनी एक विचारधारा दी है और इसकी विचारधारा एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन के रूप में जानी जाती है। और उदारवादी हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता और अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। यानी उदारवाद ने हमेशा समाज राज्य से ऊपर व्यक्ति को माना। इन्होंने समान अधिकार, निजी संपत्ति और सीमित राज्य की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने बोला कि हमेशा राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उदारवाद के उन मूल मूल्यों से सहमत नहीं थे जो मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। जैसा उदारवाद ने व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से राज्य के हस्तक्षेप की मनाही करी, लेकिन महात्मा गांधी जी उदारवाद के उन मूल्यों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते जो मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता को हमेशा बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ में किंतु उन्होंने पश्चिमी उदारवाद के व्यक्तिवादी, भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप की तीखी आलोचना की। गांधी जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वह है जो नैतिकता, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी हो, ना कि वो केवल अधिकारों की मांग तक सीमित हो। क्योंकि उदारवाद ने अपने विचारों में केवल व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता तक ही अपने विचारों को सीमित रखा। इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व और बहुत नैतिक कर्तव्य जैसी बातों को इन्होंने बिल्कुल भी अपने सिद्धांतों में नहीं अपनाया। तो गांधी जी उदारवाद की विचारधारा को बिल्कुल भी वो सहमत नहीं थे। मतलब उदारवाद की विचारधारा को कुछ तत्वों के आधार पर सहमति नहीं मानते थे। यानी उदारवाद की संपूर्ण विचारधारा के, ऐसा नहीं कि सारी विचारधारा को गांधी जी आलोचक थे इनकी विचारधारा के, नहीं। उदारवाद के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके वो आलोचक थे। चलिए अब बात करते हैं उदारवाद पर गांधी जी के विचार क्या थे, क्या आलोचक थे। जैसा कि गांधी जी ने व्यक्तिवादी उदारवाद की उन्होंने आलोचना करी। उन्होंने कहा कि गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी जो उदारवाद है उस रूप के विरोधी थे जो व्यक्ति को समाज से ऊपर रखते हैं। क्योंकि उदारवाद ने हमेशा समाज, राज्य से ऊपर उनने व्यक्ति को रखा, लेकिन गांधी जी ने इस चीज का विरोध करा कि हम व्यक्ति को राज्य या समाज से ऊपर नहीं रख सकते। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते बल्कि परस्पर निर्भर है। क्योंकि व्यक्ति जो भी सीखता है वो समाज से सीखता है और समाज ने व्यक्ति को बहुत कुछ दिया। इसलिए उदारवाद की विचारधाराओं में समाज की जो अवहेलना है वो की गई है। यानी उन्हें सिर्फ व्यक्तिवादी विचारधारा को ही ज्यादा महत्व दिया और समाज को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और समाज से ऊपर व्यक्ति को रखा। दूसरा, नैतिक स्वतंत्रता पर बल। क्योंकि उदारवाद जो था नैतिक स्वतंत्रता पर बल, यानी गांधी जी के लिए स्वतंत्र केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं थी। गांधी जी के अनुसार आत्म संयम, सत्य और अहिंसा के बिना प्राप्त स्वतंत्रता केवल अराजकता को जन्म देती है। साथ ही साथ में गांधी जी के जो विचार थे, अधिकारों से अधिक कर्तव्य का महत्व। उदारवाद ने हमेशा अपने विचारों में केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को ही ज्यादा महत्व दिया। इनने कर्तव्य को बिल्कुल भी अपने विचारों में नहीं अपनाया। लेकिन गांधी जी जो थे वो कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि कर्तव्य का पालन करने से अधिकार मिलते हैं। जहां उदारवाद अधिकारों पर अत्यधिक बल देते हैं, वहीं गांधी जी कर्तव्य को प्राथमिकता मानते हैं। उनका विचार था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य को महत्वपूर्ण माना। फिर है भौतिकवाद की आलोचना। गांधी जी ने भौतिकवाद की आलोचना करी क्योंकि गांधी जी ने उदारवाद और भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उनके अनुसार केवल आर्थिक प्रगति और उपभोग पर आधारित स्वतंत्रता मानव को नैतिक पतन की ओर ले जाती है। इसलिए उन्होंने सादगी जीवन और संयमपूर्ण जीवन को श्रेष्ठ माना। इसलिए इन्होंने भौतिकवादी जो विचारधारा थी गांधी उदारवाद की, उसकी वो सबसे बड़े आलोचक थे। साथ ही साथ में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते थे कि स्वतंत्र व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी होता है और स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो स्वतंत्रता अधिकारों का जो व्यक्ति अपने लिए स्वयं करता है ना, इस चीज के आलोचक थे। वो कहते थे कि समाज जो व्यक्ति जो अपने अधिकार और स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता का जो प्रयोग करता है ना, वो केवल समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए होना चाहिए। तो गांधी जी ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्वीकार किया।
साथ ही साथ में गांधी जी प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग पर जोर देते हैं। गांधी क्योंकि उदारवाद कहता था, यानी पश्चिमी उदारवाद का मानना यह था कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जब तक विकास को बढ़ावा नहीं मिलेगा। प्रतिस्पर्धा से समाज का कल्याण होता है, लेकिन इस बात को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला प्रतिस्पर्धा में केवल पूंजीपति ही आगे निकल जाते हैं, जो गरीब वर्ग है वो पिछड़ जाते हैं, यानी गरीब गरीब हो जाते हैं। इसलिए गांधी जी ने बोला कि अपनी विचारधारा में इन्होंने मानवीय और टिकाऊ मानते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जब सहयोग करेंगे तो मनुष्य आगे चलेगा। उनके अनुसार सहयोग पर आधारित समाज अत्यधिक जो अधिक है वो न्यायपूर्ण और स्थिर होता है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी अ, अ, जो सहयोग है उसको अनदेखा नहीं करा। गांधी जी ने हमेशा प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को ज्यादा ही महत्व दिया। तो ये गांधी जी के विचार थे। अब बात करते हैं फांसीवाद पर गांधी जी के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या। गांधी जी ने विचार फांसीवाद के ऊपर अपने विचार क्या थे उसके हम बात करेंगे। जैसा कि फांसीवाद एक अधिनायकवादी और राष्ट्रवादी और हिंसक राजनीतिक विचारधारा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फांसीवाद से ही साफ क्लियर हो रहा है कि हिंसकवादी या राष्ट्रवादी और अधिनायकवादी यानी तानाशाही जैसी विचारधाराओं में से एक है फांसीवाद, जिसमें राज्य को सर्वशक्तिमान और व्यक्ति को गौण माना जाता है। क्योंकि हमेशा फांसीवाद के अंदर जो सर्वसत्ताधारी है सारी शक्ति अपने पास रखता है, और वो व्यक्ति को बिल्कुल भी, वो समाज के जो नागरिक हैं उनको बिल्कुल भी वो महत्व नहीं देता, ना ही उन्हें शक्ति देता है। परंतु ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का विरोधी है, क्योंकि फांसीवाद हमेशा जब जनता के अधिकारों को वो छीनता है और सारे अधिकार अपने पास रखेगा अगर फांसीवाद, तो जाहिर सी बात है कि वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता और मानवाधिकार के विरोधी होंगे। तो इसलिए गांधी जी ने इसलिए फांसीवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये उनकी अहिंसा, सत्य और मानव गरिमा की मूल मान्यताओं के पूर्ण विपरीत था। क्योंकि गांधी जी हमेशा हिंसा और अराजकता को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं अपनाया गांधी जी ने। इसलिए वो कहता है कि फांसीवाद जो है वो अहिंसा, सत्य और मानव की गरिमा से, जो गरिमा की मान्यता है उससे बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी ने फांसीवादी शासन को नैतिक पतन और मानवीय विनाश का प्रतीक माना। इसलिए कहते हैं कि फांसीवाद जो है वो मानव को नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ नैतिक पतन होता है और मानवीय विनाश को बढ़ावा देता है फांसीवाद। इसलिए गांधी जी ने बिल्कुल भी फांसीवाद को स्वीकार नहीं किया। जैसे कि गांधी जी थे वो हिंसा पर आधारित शासन की आलोचना। फांसीवाद, गांधी जी का मानना था कि फांसीवाद जो है वो हमेशा हिंसा पर आधारित होती है और हिंसा के आधार पर ही सत्ता प्राप्त होती है, और वो सत्ता प्राप्त करके जो शासक होता है वो सारी शक्ति, यानी उसके पास असीम शक्ति होती है और वो जो बिल्कुल भी प्रजा के हितों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। गांधी जी ने इस विचारधारा को, इसलिए ही इन्होंने फांसीवाद को हिंसा पर आधारित माना, और गांधी जी जो थे वो हमारे बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे, और गांधी जी जो थे वो अहिंसा का समर्थन करते थे। इसलिए उन्होंने इस विचारधारा का विरोध करा। साथ ही साथ में व्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के विरोधी। गांधी जी मानते थे कि जो फांसीवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन का विरोधी होता है और हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करता रहता है, और वो व्यक्तियों के हित की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फांसीवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति को राज्य के नाम पर कुचल दिया जाता है। गांधी जी के लिए व्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोच्च मूल्य थे, क्योंकि गांधी जी ये मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन समाज के बराबर। इसलिए उन्होंने ये कहा कि फांसीवाद हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है और उसकी गरिमा को नष्ट करता है। वे मानते थे कि शासन जो व्यक्ति को केवल आज्ञाकारी साधन बना दे वे अमानवीय होता है। इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था जो शासक अपने प्रति सबको पंगु बना दे, तो ऐसी शासन व्यवस्था को बिल्कुल भी गांधी स्वीकार नहीं करते थे। फिर अधिनायकवादी सत्ता की आलोचना। गांधी जी ने बोला कि अधिनायकवादी जो सत्ता है वो एक निरंकुश शासन व्यवस्था होती है, यानी सारी शक्ति शासक अपने पास रखता है। इसलिए गांधी जी ने एक व्यक्ति और दल के निरंकुश शासन के का उन्होंने विरोध करा। गांधी जी फांसीवाद में नेता को सर्वशक्तिमान मानते थे, इसलिए इनका उन्होंने विरोध करा, जिससे गांधी लोकतंत्र और नैतिक राजनीति के लिए घातक समझते थे। साथ ही साथ में गांधी जी ने लोकतंत्र और जन भागीदारी का निषेध, यानी इन्होंने बोला फांसीवाद में लोकतंत्र का ये विरोध करते हैं और जन भागीदारी पर निषेध, यानी जन भागीदारी को वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने फांसीवाद का घोर विरोध करा। फांसीवाद शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव और जनमत को महत्व नहीं देते, क्योंकि फांसीवादी सरकार तानाशाही सरकार होती है और जनमत का महत्व केवल लोकतंत्र में होता है, और ये शासन व्यवस्था लोकतंत्र को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। जब ये लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेगी तो चुनाव और जनमत को बिल्कुल भी वो प्राथमिकता नहीं देगी और इसके महत्व को नहीं मानती। गांधी जी मानते थे कि वास्तविक सत्ता जनता में नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार बिना जन भागीदारी के शासन अन्यायपूर्ण होता है, इसलिए इन्होंने फांसीवाद का घोर विरोध करा। साथ ही साथ में नैतिकता से रहित राजनीतिक आलोचना।
गांधी जी का विश्वास था कि राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। फांसीवाद शक्ति सफलता को ही राजनीति का लक्ष्य मानते हैं, जबकि गांधी जी के लिए सत्य और नैतिकता सर्वोपरि थे। इस तरह से साथ ही साथ में राष्ट्रवाद के उग्र रूप का विरोध, इन्होंने बोला फांसीवाद जो है वो उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, और उग्र राष्ट्रवाद हमेशा इसका तात्पर्य हिंसा के मार्ग पर चलना होता है, जो अन्य राष्ट्रों और समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करता है। गांधी जी ने ऐसे राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और विश्व बंधुता की भावना का समर्थन करा। इनका मानना था कि ऐसा राष्ट्रवाद जो उग्र राष्ट्रवाद ना होकर एक राष्ट्रवाद हो और जो आपसी सहयोग को बढ़ावा दे, ऐसे शासन व्यवस्था और ऐसे राष्ट्रवाद को गांधी जी ने माना। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, सत्याग्रह की गांधीवादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। जो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए जो जो रास्ते और जो जो तकनीकी और जो जो साधन अपनाए उसके बारे में वो इसको उसके बारे में इस क्वेश्चन में बात करेंगे। जैसे कि गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह के बहुत ही परम समर्थक थे। वो कहते थे कि हमेशा मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सच्चाई के रास्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह को मनुष्य को अपने हर जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक स्थिति में सत्याग्रह के रास्ते को अपनाना चाहिए। सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित संघर्ष की एक अनोखी अहिंसक तकनीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर दृढ़ रहना, यानी सत्य के मार्ग को बिल्कुल भी ना छोड़ना, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो जाए। ये केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक पद्धति है। सत्याग्रह का उद्देश्य अन्याय का विरोध करते हुए विरोधी को पराजित करना नहीं बल्कि हृदय और विवेक को जागृत करना है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह केवल मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करेगा। इसलिए मनुष्य को हमें खत्म नहीं करना बल्कि मनुष्य के अंदर जो बुराई है उसे खत्म करना है। इसमें साधनों की पवित्रता को साध्य से भी अधिक महत्व दिया गया है। अब गांधी जी ने सत्याग्रह की कौन कौन सी तकनीक को अपनाया, जैसे अहिंसा। गांधी जी का सत्याग्रह का परम जो मूल आत्मा है वो कहता है कि सत्याग्रह की मूल आत्मा हिंसा है, इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम हमेशा सत्याग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार किसी भी परिस्थिति में शारीरिक मानसिक और नैतिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए गांधी जी अहिंसा के विरोधी के प्रति घृणा के बजाय प्रेम और करुणा पर आधारित है। दूसरा मार्ग अपनाया सत्य के प्रति निष्ठा। गांधी जी हमेशा सत्याग्रह के लिए सत्य का पालन अनिवार्य मानते थे। वो कहते थे कि सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सत्य केवल तथ्यात्मक सत्य नहीं बल्कि नैतिक सत्य भी है। साध्य कितना भी महान क्यों ना हो, यदि साधन असत्य है तो आंदोलन असफल माने जाएंगे। और तीसरा इनका है आत्म कष्ट। गांधी जी ने दूसरों को कष्ट देने के बजाय स्वयं को कष्ट सहने पर बल दिया। गांधी जी कहते थे कि हम सत्याग्रह केवल दूसरों को कष्ट के बिना अपने आप, मतलब दूसरों को हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहिए बल्कि हमें अपने आप को कष्ट देना चाहिए। इन्हें आत्म कष्ट को बढ़ावा दिया। इन्होंने आत्म कष्ट के माध्यम से सत्याग्रही विरोधी का नैतिक दबाव बनता है और अंत्य कारण को झकझोरता है। इसलिए गांधी जी ने कष्ट को अपने ऊपर अपनाने को कहा। साथ ही साथ में असहयोग, गांधी जी असहयोग के समर्थक थे और वो असहयोग के माध्यम से सत्याग्रह को प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि असहयोग अन्यायपूर्ण शासन या संस्थाओं से सहयोग न करने की तकनीक है। इसका उद्देश्य व्यवस्था को कमजोर करना है, ना कि हिंसा के माध्यम से उसे नष्ट करना है। साथ ही साथ में पांचवा है नागरिक अविज्ञा। नागरिक अविज्ञा के माध्यम से हम सत्याग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और सत्याग्रह की बहुत बड़ी टेक्निक है। गांधी जी के अनुसार नागरिक अविज्ञा के अंतर्गत अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया जाता है। इसमें सरकार के द्वारा ऐसे कानून जो नागरिकों के लिए बिल्कुल खतरनाक होते हैं, समाज के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं या समाज के लिए बहुत ही आने वाले समय में खतरनाक होते हैं, ऐसे कानूनों को तोड़ना चाहिए। यानी ऐसे कानून को बिल्कुल स्वीकार नहीं चाहिए, उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। इसमें कानून तोड़ा जाता है। जैसे गांधी जी ने एक नागरिक अविज्ञा चलाया था ना, दांडी यात्रा, नमक कानून, उसके जैसा ये नागरिक अविज्ञा होता है, लेकिन दंड को सहज स्वीकार किया जाता है जिससे कानून की अनैतिकता उजागर हो सके। साथ ही साथ में छठा है अनुशासन और संयम। तो गांधी जी सत्याग्रह के लिए अनुशासन और संयम को मानते हैं। सत्याग्रह में कठोर आत्म अनुशासन आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार बिना अनुशासन के जन आंदोलन हिंसक हो सकता है, जिससे सत्याग्रह की नैतिक शक्ति समाप्त हो जाती है। इस तरह से गांधी जी सत्याग्रह की तकनीक में अनुशासन को ज्यादा ही प्रिय मानते हैं। साथ ही साथ में गांधी जी ने जन सहभागिता और नैतिक बल पर भी ज्यादा दिया। उन्होंने बोला कि सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें जन समर्थन और नैतिक बल पर निर्भर करती है। यानी जितना जन समर्थन मिलेगा और नैतिक बल मिलेगा वो हमारे आंदोलन सारे सफल होंगे। जब जनता न्याय के विरुद्ध संगठित होकर अहिंसक ढंग से खड़ी होती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, गांधी जी के संघर्ष समाधान के सिद्धांत की रूपरेखा क्या है। काफी बार ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ, दिसंबर और जून सेशन में दोनों में आता है। तो देखते हैं संघर्ष समाधान में गांधी जी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी हमेशा
हिंसा के विरोधी थे। गांधी जी अहिंसा, सत्य और नैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी का संघर्ष समाधान सिद्धांत अहिंसा, सत्य और नैतिकता पर आधारित है। वो कहता है किसी भी संघर्ष को हम उसका समाधान लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि हिंसा से नहीं, ना तो असत्य से, ना अनैतिकता से, बल्कि संघर्ष समाधान जो है, गांधी जी हमेशा संघर्षों का समाधान जो करते थे वो अहिंसा, सत्य और नैतिकता के आधार पर करते थे। गांधी जी मानते थे किसी भी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का स्थायी समाधान हिंसा या बल के प्रयोग से नहीं, बल्कि हमें संवाद या आत्म संयम और नैतिक परिवर्तन से संभव कर सकते हैं। कोई भी हिंसा जो भी हो, कोई भी संघर्ष हो, हमें उसके लिए संवाद करना चाहिए, बल्कि आपस में बात करना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए, पैसेंस रख के हम उस संघर्ष समाधान यानी उस संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार संघर्ष का उद्देश्य विरोधी को पराजित करना नहीं, बल्कि अन्याय को समाप्त करना यानी सत्य और न्याय की स्थापना करना होना चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने जो संघर्ष समाधान सिद्धांत के जो तत्व दिए हैं, उसके तत्व पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी संघर्ष समाधान के लिए हमेशा अहिंसा को मानते थे। वो कहते थे अहिंसा के मार्ग पे होते ही हम हिंसा अगर करेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा, अगर संघर्ष को खत्म करना है तो अहिंसा के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। दूसरा, सत्य पर आधारित संघर्ष होना चाहिए, यानी जो आपका संघर्ष को समाधान करने का जो तरीका है वो सत्य पर होना चाहिए। ऐसा ना हो तो आप हिंसा को और भी हिंसा को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हिंसा सत्य पर आधारित होनी चाहिए और सत्य से ही हम संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। और सत्याग्रह का प्रयोग, सत्याग्रह के प्रयोग से भी हम संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया। गांधी जी ने संघर्ष समाधान के लिए सत्याग्रह को प्रमुख साधन माना। इनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का विरोध बिना हिंसा के किया जा सकता है और विरोधी की हृदय परिवर्तन का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए गांधी जी ने हमेशा संघर्ष के लिए सत्याग्रह को माना। साथ ही साथ में इन्होंने आत्मकष्ट और नैतिक दबाव पर जोर दिया। इनका मानना था कि कोई भी संघर्ष जो समाधान है हम केवल संवाद और बातचीत के द्वारा ही हम हल कर सकते हैं। गांधी जी किसी भी संघर्ष या संवाद समझौते को प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे हमें कोई भी संघर्ष आपसी बात के माध्यम से दोनों पक्षों के दृष्टिकोण समझा जा सकता है और समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही साथ में इन्होंने आत्मकष्ट और नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी संघर्ष को हम आत्मकष्ट और नैतिकता से भी दबा सकते हैं और साथ ही साथ में विरोधी को शत्रु ना मानना, और कोई भी हमारा विरोधी क्यों ना हो हमें कभी भी उसे शत्रु नहीं मानना चाहिए, बल्कि विरोधी भी कभी कभी, और जो विरोधी होता है ना वो शत्रु ही नहीं कभी कभी मित्र भी बन जाता है। इसलिए गांधी जी ने संघर्ष व्यक्ति से नहीं बल्कि अन्याय से होना चाहिए, यानी विरोधी को हमें कष्ट नहीं बल्कि विरोधी के जो अंतरात्मा है उसे बदलना चाहिए। विरोधी को शत्रु मानने के बजाय एक भ्रांत व्यक्ति समझकर उसके सुधार का प्रयास करना चाहिए, जिससे आने वाला जो संघर्ष है उसका समाधान किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गांधीवादी दर्शन में रचनात्मक कार्यक्रम के महत्व का परीक्षण कीजिए। जो गांधीजीवादी जो दर्शन है उसमें रचनात्मक कार्यक्रम के महत्व क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रचनात्मक कार्यक्रम गांधीवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, जब तक समाज आंतरिक रूप से सशक्त, नैतिक, आत्मनिर्भर न बन जाए। पता पड़ता है कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमारा जो समाज है वो ना तो सशक्त है, ना नैतिक है, आत्मनिर्भर भी नहीं है। यानी हम आत्मनिर्भर नहीं है और हमारा समाज एकदम बिल्कुल भी एकदम इनसे परे है। तो रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक पुनर्निर्माण से जोड़ना था। उनका मानना था कि समाज को सशक्त बनाना रचनात्मक कार्यक्रम का एक भाग है। इसके माध्यम से गांधी जी समाज की बुनियादी समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता और बेरोजगारी का समाधान करना चाहते थे। तो अब देखते हैं गांधीवादी दर्शन में रचनात्मक कार्यक्रम का क्या महत्व है। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन का सामाजिक आधार, गांधी जी के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन रहे उनका सामाजिक आधार रचनात्मक कार्यक्रम है। रचनात्मक कार्यक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन को केवल राजनीतिक संघर्ष न बनाकर एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। इससे आम जनता, विशेषकर ग्रामीण वर्ग और आंदोलन से जुड़ सके। दूसरा है ग्राम स्वराज्य की स्थापना। गांधी जी ने अपने दर्शन के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम में ग्राम स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया। गांधी जी का लक्ष्य आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करना था। उनका मानना था ग्राम स्वराज्य से ही हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का उद्धार कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम उद्योग, पंचायत व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन किया गया, जिससे ग्राम स्वराज्य की नींव पड़ी और ग्राम स्वराज्य से आम लोगों का यानी गांव के लोगों का, नीचे स्तर तक प्रत्येक वर्ग के लोगों का विकास हो सका। साथ ही साथ में खादी और स्वदेशी का प्रचार, गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के आधार पर खादी और स्वदेशी का उन्होंने प्रचार करा।
क्योंकि खादी और स्वदेशी को रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख अंग मानते थे। इनके माध्यम से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हुई, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। साथ ही साथ में अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न अस्पृश्यता का उन्मूलन कर, जो समाज में जो बहुत सारी बुराइयां चल रही थी, उन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ में माध्यम से सामाजिक समानता, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और महिलाओं के उत्थान के कार्य करे। रचनात्मक कार्यक्रम ने महिलाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भूमिका दी। चरखा शिक्षा सामाजिक सेवा के माध्यम से महिलाओं के आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ाया। साथ ही साथ में बुनियादी शिक्षा, नई तालीम के माध्यम से भी हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने नई तालीम का उद्देश्य शिक्षा, श्रम, नैतिकता और आत्मनिर्भरता से माना। इससे शिक्षा जीवनोपयोगी और मूल्य आधारित बनी। इस तरह से गांधी जी के विचार थे रचनात्मक कार्यक्रम के महत्व की। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन है, समाजवाद और साम्यवाद पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। जैसा कि गांधी जी समाजवाद के बहुत प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि समाजवाद और साम्यवाद ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक समानता, शोषण से उन्मूलन और वर्गविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य लगती है। महात्मा गांधी जी आर्थिक असमानता और पूंजीवाद शोषण के कट्टर विरोधी थे, इसलिए वे समाजवाद के उद्देश्य से सहमत थे, किंतु वे साम्यवाद के हिंसक साधनों, वर्ग संघर्ष और पूर्ण राज्य के नियंत्रण के आलोचक थे। गांधी जी ने समाजवाद का तो समर्थन करा ही करा, लेकिन उन्होंने साम्यवाद के जो स्थापना के जो मार्ग बताया हिंसा, उसका गांधी जी ने विरोध करा। उनका मानना था कि समाज में बदलाव क्रांति या वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि अहिंसा के मार्ग पर बदलाव होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने साम्यवाद के सिद्धांतों को स्वीकार करा, बल्कि समाजवाद के सिद्धांतों को स्वीकार करा, लेकिन साम्यवाद की स्थापना के लिए जो मार्ग बताया मार्क्सवाद ने, उस मार्ग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा, क्योंकि इसका मानना था कि हिंसक साधन और वर्ग संघर्ष और पूर्ण राज्य नियंत्रण से ही साम्यवाद स्थापित हो सकता है। इस इस विचारधारा को बिल्कुल गांधी जी ने नकार दिया। गांधी जी ने अहिंसा, नैतिक और स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित एक अलग प्रकार के समाजवाद की कल्पना की। तो बात करते हैं हम गांधी जी के विचारों की समाजवाद और साम्यवाद के संदर्भ में क्या विचार थे। जैसे कि उन्होंने आर्थिक समानता का समर्थन करा। गांधी जी कहते थे कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता को अन्यायपूर्ण मानते थे। वो चाहते थे कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध हो, इस दृष्टि से वे समाजवाद के मूल उद्देश्य से सहमत थे। दूसरा समर्थक थे उनके विचार जो थे, वो थे पूंजीवादी शोषण का विरोध। गांधी जी पूंजीवाद के उस रूप के आलोचक थे जिसमें पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था सामाजिक संघर्ष और नैतिक पतन को जन्म देती है। तो इन्होंने पूंजीवाद के शोषण का घोर विरोध करा और उन्होंने बोला कि जो पूंजीपति लोग जो समाज के निर्धन वर्गों का जो शोषण करते हैं, वो उचित नहीं है। बस गांधी जी इस शोषण को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। साथ ही साथ में वर्ग संघर्ष की अस्वीकृति। गांधी जी ने बोला कि जिस तरह से मार्क्सवाद ने बोला कि साम्यवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष और वर्ग संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन किया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं करा, क्योंकि गांधी जी मानते थे वर्ग संघर्ष और समाज विघटनकारी माना। वे वर्गों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास के पक्षधर थे। वो कहते थे कि हमें संघर्ष और वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं, बल्कि हमसे आपस में सहयोग के द्वारा उसमें समाज में बदलाव करना चाहिए। साथ ही साथ में गांधी जी हिंसक क्रांति का विरोध करते थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को वो स्वीकार करते थे। जैसा कि उन्होंने कहा, गांधी जी ने समाजवादी समानता के लिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार धनवान व्यक्ति समाज की संपत्ति के ट्रस्टी होते हैं और उन्हें संपत्ति का उपयोग ही समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। और साथ ही साथ में राज्य की सीमित भूमिका। साम्यवाद में राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि गांधी जी सीमित राज्य के समर्थक थे। वे मानते थे कि अत्यधिक शक्तिशाली राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल सकते हैं, इसलिए राज्य की जो भूमिका है वो सीमित होनी चाहिए। साथ ही साथ में गांधी जी ने नैतिक और अहिंसक समाजवाद के ऊपर अपने विचार दिए। गांधी जी का समाजवाद नैतिक, अहिंसा और स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित था। वे बलपूर्वक समानता नहीं चाहते थे, बल्कि गांधी जी कहते थे नैतिक प्रेरणा से उत्पन्न समानता की स्थापना हो सके, इसलिए बलपूर्वक तरीके से समाज में समानता नहीं, बल्कि नैतिकता, प्रेरणा और आंदोलन और अहिंसक तरीके से सत्य के मार्ग के द्वारा ही हम समाज में बदलाव और समानता ला सकते हैं। तो गांधी जी ने ये विचार दिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के औद्योगिकरण की आलोचना का परीक्षण। गांधी जी ने औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण के ऊपर, उन्होंने उद्योगों के ऊपर अपनी क्या विचार दिए, उसके आलोचक भी थे। पहले बात है, जो गांधी जी थे वो आधुनिक औद्योगिकरण के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, और उन्होंने औद्योगिक मतलब भारत के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने बड़े बड़े जो यहाँ पर उद्योग स्थापित करे उनका उन्होंने विरोध करा। गांधी जी इन बड़े बड़े औद्योगिकरण की जगह पर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि समाज में जो आर्थिक ढांचा होना चाहिए वो छोटे छोटे उद्योग कारखानों पर जैसा होना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर। महात्मा गांधी जी आधुनिक औद्योगिकरण के समर्थक के आलोचक थे। वे मानते थे कि मशीन आधारित बड़े उद्योग मानव श्रम को पंगु बना देते हैं, समाज में बेरोजगारी, शोषण तथा असमानता को बढ़ावा देती है बड़ी बड़ी मशीनें। क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री होने से छोटे छोटे जो पूंजीपति लोग हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी फैक्ट्री है, वो उनके सामने पिछड़ जाते हैं। गांधी जी का आर्थिक चिंतन मानव केंद्रित था। उन्होंने अपने आर्थिक चिंतन में मानव को केंद्र बिंदु मानकर उनके हित के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उत्पादन की वृद्धि से अधिक नैतिकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण को महत्व दिया जाए। वे ऐसी अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे जो मनुष्य को और प्रकृति दोनों के अनुकूल हो। यानी आप उद्योगों को ऐसे स्थापित करें जिससे मनुष्य का भी विकास हो और हम पर्यावरण और प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी का प्रयोग करने से मनुष्य जो है वो आलसी बन जाता है, और उसमें उसमें कहते हैं ना कि मशीनरी के उसमें हाथ पैर एकदम बंध जाते हैं, यानी वो उनके आगे नहीं सोच पाता। और दूसरा, बड़े बड़े उद्योग करने से हम प्रकृति को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उन्होंने बड़े आधुनिक औद्योगिकरण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करा। गांधी जी द्वारा औद्योगिकरण की आलोचना, जैसे कि मानव श्रम का अवमूल्यन। गांधी जी के अनुसार बड़े उद्योगों में मशीन ने मनुष्य की जगह ले लेती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें 100 एक एक हजार आदमियों का काम करती है, जिससे मनुष्य का जो मजदूर होता है उनकी काम पैसे छटनी करनी पड़ती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। इससे श्रम का सम्मान घटता है और मनुष्य केवल उत्पादन का साधन बनकर रह जाता है, जो मानव गरिमा के विरोधी है। साथ ही साथ में बेरोजगारी में वृद्धि। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। गांधी जी मानते हैं पूंजी प्रधान औद्योगिकरण सीमित लोगों को रोजगार देता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन आने से मनुष्य जो मजदूर है, मजदूरों का काम मशीन करती है, इसलिए मशीन जो है वो बहुत सीमित लोगों को ही रोजगार देती है। बाकी जो लोग होते हैं वो काम छूटने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी इससे व्यापक बेरोजगारी फैलती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। साथ ही साथ में गांधी जी ने पूंजीवादी शोषण को बढ़ावा देने वाला माना। उन्होंने बोला औद्योगिकरण जो है वो पूंजीवादी शोषण को बढ़ावा देती है, क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिकरण में जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, जिससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, इससे श्रमिकों का शोषण होता है और सामाजिक न्याय कमजोर पड़ता है। इसी के आधार पर आर्थिक असमानता का विस्तार। गांधी जी के अनुसार औद्योगिकरण से अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है, यानी अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। यह स्थिति सामाजिक संघर्ष और वर्ग विभाजन को जन्म देती है। पांचवा है उद्योग, ग्राम उद्योगों और कुटीर उद्योगों का पतन। यानी बड़े बड़े औद्योगिकरण की वजह से जो हमारे ग्राम उद्योग है, जो गांवों के छोटे छोटे उद्योग है, कठोर छोटे छोटे जो कारखाने कुटीर उद्योग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े उद्योग छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग अपने फायदे के लिए छोटे छोटे उद्योगों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। इससे गांवों की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था टूट जाती है और ग्रामीण जनता शहरों की ओर पलायन करने लग जाती है। साथ ही साथ में पर्यावरण विनाश का समस्या, यानी बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से प्रकृति और पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। इनके अनुसार औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों के दुरुपयोग और पारिस्थितिक संतुलन को जन्म देती है। साथ ही साथ में मानव केंद्रित और नैतिक विकास का समर्थन। गांधी औद्योगिकरण के पूर्ण विरोधी नहीं थे, बल्कि उनके अमानवीय स्वरूप के वे ऐसे विकास के पक्षधर थे जिसमें लघु उद्योग और ग्राम उद्योग और श्रम आधारित उद्योग तकनीक का उपयोग हो। इसलिए जो थे वो नैतिक विकास और मानव केंद्रित पर अपने विचार दिए। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों का बिल्कुल उन्होंने विरोध करा, और वो मानते थे लघु कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और श्रम पर आधारित जो उद्योग होते हैं ना वो स्थापित होने चाहिए, इससे मनुष्य का विकास होगा। अब बात करते हैं संविधानवाद पर गांधी जी के विचार क्या थे। संविधान के ऊपर गांधी जी ने विचार दिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था हो, क्योंकि संविधान वे सिद्धांत है जिसमें शासन, संविधान, कानून सीमित सत्ता के अंतर्गत संचालित होते हैं। महात्मा गांधी जी संविधान और कानून के महत्व को स्वीकार करते थे, परंतु वे केवल लिखित संविधान पर नहीं बल्कि नैतिकता और आत्मसंयम पर आधारित शासन के पक्षधर थे। गांधी जी के अनुसार संविधान तभी सफल हो सकता है जब उसे लागू करने वाले लोग नैतिक, सत्यनिष्ठ और जन कल्याण के
प्रतिबद्ध हो। इस तरह से गांधी जी ने संविधान पर अपने विचार दिए। साथ ही साथ में संविधान के विचार पर क्या थे, जैसे कि वो लिखित संविधान से अधिक नैतिक संविधान पर वो समर्थन करते। वो कहते थे कि संविधान तो होना चाहिए और संविधान से ही शासन चलना चाहिए, लेकिन वो लिखित संविधान के साथ साथ नैतिक संविधान को भी वो ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि संविधान निर्माता और संविधान को लागू करने वाले लोग इस तरह के होने चाहिए, वो जो नैतिकता के आधार पर वो संविधान को लागू करें। गांधी जी मानते थे केवल लिखित संविधान पर्याप्त नहीं है, हम संविधान अगर लिखित लिखें उसी से हमारा काम नहीं चलेगा। उनके अनुसार संविधान की आत्मा नैतिक मूल्यों, सत्य और अहिंसा में निहित होनी चाहिए, अन्यथा वे निष्प्रास दस्तावेज बनकर रह जाएगा। कानून का सम्मान और अंध पालन नहीं। गांधी जी मानते थे कि कानून के सम्मान के पक्षधर थे। गांधी जी हमेशा कानून का सम्मान करते थे और उसके समर्थन में थे। साथ ही साथ में लेकिन अन्यायपूर्ण कानून के अंध पालन के विरोध थे। वो ऐसे कानून का विरोध करते थे जो इससे समाज में केवल अन्याय हो, ऐसे कानून को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ऐसे कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन को नैतिक रूप से उचित ठहराया। ऐसे कानून जो असंवैधानिक है, ऐसे कानून का वो हमेशा विरोध करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे गांधी जी। साथ ही साथ में सीमित राज्य की अवधारणा, वो कहते थे कि हमेशा राज्य का जो है काम सीमित काम कार्य क्षेत्र होना चाहिए। गांधी जी न्यूनतम हस्तक्षेप वाले राज्य के समर्थक थे। वे मानते थे कि अत्यधिक शक्तिशाली राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता के व्यास में बाधा उत्पन्न करता है। साथ ही साथ में विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य के समर्थन में गांधी जी मानते थे कि हमेशा संविधानवाद जो है ना, मूल तत्व विकेंद्रीकरण है और हमेशा संविधान के अनुसार विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य को शक्ति प्रदान करनी चाहिए, और ताकि निम्न स्तर तक लोग शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। साथ ही साथ में अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर बल देते थे। वो कहते थे इंसानों को अधिकार नहीं बल्कि अधिकार के मतलब गांधी जी मानते थे कि मनुष्य को अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य बल देने पर जोर देना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सच्चा संविधान वही है जो नागरिकों में कर्तव्य बोध विकसित करे। उन्होंने अधिकारों की बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। साथ ही साथ में जन सहभागिता और नैतिक वैधता। गांधी जी मानते थे कि संविधान की वैधता केवल कानूनी नहीं है बल्कि नैतिक और जन सहमति पर आधारित चाहिए। यानी गांधी जी का मानना था कि संविधान के अंदर जो नियम और संविधान के साथ जो कानून बनना चाहिए वो केवल नैतिकता और सहमति पर आधारित होना चाहिए, ताकि लोग उस कानून का पालन नैतिक रूप से और सहमति के रूप से कर सकें। जनता की इच्छा के विरुद्ध कानूनों को टिकाऊ नहीं मानते थे। तो गांधी जी की ये हमने बात करी संविधानवाद पर। अब बात करते हैं शक्ति की गांधीवादी अवधारणा में। राजनीतिक दर्शन में शक्ति को सामान्य बल, हिंसा और दमन से जोड़ा जाता है। वो कहता है कि हमेशा शक्ति जो होती है वो हमेशा बल, हिंसा और दमन को बढ़ावा देती है। तो गांधी जी ऐसी शक्ति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि वो ऐसी शक्ति को स्वीकार करते थे कि जो अहिंसा, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। यानी ऐसी शक्ति जो अहिंसा, साहित्यगिरी और शांतिपूर्ण और नैतिकता के आधार पर हम समाज में बदलाव ला सके। इस तरह से महात्मा गांधी ने शक्ति की एक नई नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार वास्तविक शक्ति शारीरिक बल, हथियारों में नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस में निहित होती है। गांधी जी ने सत्ता आधारित शक्ति के स्थान पर वो आत्मा बल और जनशक्ति को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार साधन माना। उन्होंने बोला कि समाज में जो बदलाव जो होता है सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आधार पर जो बदलाव होगा उसको जनशक्ति माना। यानी उन्होंने बोला कि जो शक्ति होनी चाहिए ना, वो किसी एक सत्ताधारी के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में चाहिए, और जनता इन शक्ति का प्रयोग आंदोलन के माध्यम से करती है। तो गांधी शक्ति के ऊपर गांधीवादी अवधारणा क्या थी? पहला, सत्य और अहिंसा पर आधारित। वो कहता है कि शक्ति हमेशा जो है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा, शारीरिक बल और बनाम नैतिक बल। उन्होंने बोला शक्ति जो है शारीरिक बल और नैतिक बल पर आधारित है। सर, गांधी जी ने शारीरिक शक्ति को क्षणिक और विनाशकारी माना। उन्होंने बोला कि जो शक्ति होनी चाहिए वो शारीरिक बल नहीं होनी चाहिए बल्कि शारीरिक बल की जगह पर नैतिक बल होना चाहिए, जबकि नैतिक शक्ति को स्थायी और रचनात्मक बताया। तो गांधी जी ने शक्ति की अवधारणा में शारीरिक बल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करा, क्योंकि शारीरिक बल हमेशा हिंसा को बढ़ावा देती है, बल्कि उसकी जगह पर उन्होंने नैतिक बल को स्वीकार करा। साथ में आत्मबल की अवधारणा। गांधी जी की शक्ति की अवधारणा का केंद्र आत्मबल है, जो आत्मा संयम, त्याग और नैतिक साहस से उत्पन्न होती है। साथ ही साथ में फोर्थ पॉइंट बताया, सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध। गांधी जी अत्यधिक केंद्रीकरण राजनीतिक शक्ति के विरोधी थे। वो कहते थे कि जो भी राजनीतिक शक्ति है वो एक केंद्र में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे मानते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, दमन और भ्रष्टाचार को जन्म देगा। तो इसलिए गांधी जी ने हमेशा विकेंद्रीकरण को माना। इन्होंने गांधी जी ने हमेशा राजनीतिक के केंद्रीकरण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करा, बल्कि गांधी जी ने हमेशा
शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी राजनीतिक शक्ति को विकेंद्रीकरण रूप में स्वीकार किया। पांचवा है जनशक्ति और जन सहभागिता। गांधी जी की शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी से आती है। वे जन आंदोलन को सत्ता के नैतिक नियंत्रण का साधन मानते हैं। 6 पॉइंट बताया, हिंसा को शक्ति का विकृत रूप माना। गांधी जी के अनुसार हिंसा शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी का प्रतीक है, क्योंकि वे भय और घृणा पर आधारित होती है। साथ ही साथ में शक्ति और सेवा का सम्मान। गांधी जी के विचार में शक्ति का उद्देश्य शासन करना नहीं बल्कि सेवा करना होना चाहिए। तो गांधी जी ने अपनी शक्ति के ऊपर ये विचार दिए। ये आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं, ऐसे समझिएगा। अब 10 क्वेश्चन है, रचनात्मक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी के नुस्खे, यानी गांधी जी ने कौन कौन से उपाय अपनाए, मतलब रचनात्मक हिंसा को कैसे उन्होंने बिल्कुल इसका विरोध करा। रचनात्मक हिंसा वह हिंसा है जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती किंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के माध्यम से शोषण, गरीबी और असमानता को बनाए रखती है। महात्मा गांधी इस प्रकार की हिंसा को मतलब गांधी जी जो थे वो इस प्रकार की हिंसा के कट्टर विरोधी थे। गांधी जी के अनुसार अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी उतनी ही हिंसक होती है जितनी प्रत्यक्ष हिंसा। गांधी जी ने रचनात्मक हिंसा के उन्मूलन के लिए, यानी उन्मूलन मतलब होता है उसको खत्म करने के, रचनात्मक हिंसा के पतन के लिए नैतिक और सामाजिक और आर्थिक उपाय सुझाए। जैसा कि रचनात्मक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने पहला दिया आर्थिक समानता की स्थापना। समाज, गांधी जी का मानना था कि जब समाज में जब गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबी सबसे बड़ा रचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देती है, इसलिए उन्होंने बोला कि लोगों को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति और सामाजिक दायित्व को बताया। उन्होंने बोला कि जब समाज में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होगी लोगों की, तो समझ लो कि रचनात्मक हिंसा का अंत होगा। साथ ही साथ में ट्रस्टीशिप सिद्धांत का इन्होंने समर्थन करा। गांधी जी ने संपत्ति के आसमान वितरण को हिंसा का स्रोत माना। ट्रस्टीशिप के माध्यम से न्यायपूर्ण वितरण का सुझाव दिया। तीसरा है जाति और अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी जी ने जाति और अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी जी ने जाति आधारित भेदभाव को रचनात्मक हिंसा का घोर रूप माना और हरिजन आंदोलन चलाया। साथ ही साथ में ग्राम स्वराज्य का विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने केंद्रीकृत सत्ता रचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देती, कहती कि अगर सारी सत्ता अगर किसी एक के हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो वो रचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ में गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य से सत्ता और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण संभव किया और गांधी जी ने बोला कि रचनात्मक हिंसा जो है वो केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही खत्म हो सकती है। साथ ही साथ में अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह। गांधी जी ने रचनात्मक हिंसा के खात्मे के लिए सत्याग्रह का समर्थन करा और हिंसा को हमेशा सत्याग्रह के मार्ग से ही हम रचनात्मक हिंसा को खत्म कर सकते हैं। अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं के विरोधी गांधी जी ने अहिंसक संघर्ष को सबसे प्रभावी साधन माना। साथ ही साथ में शिक्षा का नैतिक स्वरूप को स्वीकार करा कि हम नई तालीम के माध्यम से, उद्देश्य है अगर हम नई नई तालीम लेते हैं, चाहे वो श्रम की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे वो किसी भी रोजगार के मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी की न हो, ऐसी शिक्षा देना था जो आत्मनिर्भरता और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित कर सके और इससे हम रचनात्मक हिंसा को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ में रचनात्मक हिंसा करने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी निर्भरता को गांधी जी रचनात्मक शोषण का कारण मानते थे। स्वदेशी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें स्वदेशी चीजों को अपनाकर अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए जिससे रचनात्मक हिंसा का खात्मा किया जा सके। साथ ही साथ में गांधी जी की व्यक्ति को सत्याग्रह से कैसे जोड़ा गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह के बहुत समर्थक थे और लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया और सत्याग्रह के साथ कैसे जोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी भारत के महान स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक आधार प्रदान किया। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्याग्रह था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनके अनुसार सत्याग्रह केवल राजनीतिक हथियार नहीं है बल्कि व्यक्ति के चरित्र, आत्मबल और नैतिकता का प्रतीक है। इसी माध्यम से उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। गांधी जी व्यक्ति को सत्याग्रह से नैतिकता, आत्मिक और सामाजिक स्तर पर जोड़ना चाहते थे। उनके अनुसार गांधी जी सत्य के केवल कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाना चाहते बल्कि व्यक्ति के जीवन जीने की पद्धति है। वे गांधी जी ने व्यक्ति को सत्याग्रह से कैसे जोड़ा उसके बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से जान सकते हैं। पहला, सत्य और अहिंसा का पालन। गांधी जी ने व्यक्ति को सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दूसरा, आत्मा बल और नैतिक शक्ति का पाठ पढ़ाया जिससे लोग सत्याग्रह से लोग जुड़े। साथ ही साथ में अनुशासन और आत्मा शुद्धि पर बल दिया जिससे गांधी जी ने सत्याग्रह को लोगों के साथ जोड़ा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह पहले स्वयं पर विजय है। उपवास, संयम, आत्म संयम द्वारा व्यक्ति खुद को शुद्ध करता है और सत्याग्रह का पात्र बनता है। साथ ही साथ में कष्ट सहने की शक्ति को भी उन्होंने सत्याग्रह के साथ जोड़ा।
गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही दूसरों को कष्ट नहीं देते बल्कि स्वयं कष्ट सहते हैं। इससे व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता प्रकट होती है और वह सत्याग्रह से गहराई से जुड़ जाता है। साथ ही साथ में व्यक्तिगत आचरण से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। गांधी जी का मानते थे कि समाज का परिवर्तन व्यक्ति के आचरण से होता है। जबकि व्यक्ति सत्याग्रह अपनाता है और वे सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है और वो सत्याग्रह के साथ जुड़ जाता है। तो गांधी जी ने व्यक्तियों को सत्य के साथ इन बिंदुओं के माध्यम से जोड़ा। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी पर प्रमुख बौद्धिक प्रभाव क्या थे? गांधी पर गांधी जी के बहुत समय समय के साथ साथ जो बौद्धिक प्रभाव, जो बड़े बड़े हमारे विद्वान आए थे, उनके विचारों का प्रभाव कैसे पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि वे गहरे बौद्धिक और नैतिक चिंतक भी थे। उनके विचार अचानक नहीं बने बल्कि भारतीय परंपरा और पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर विकसित हुए। इन्हीं बौद्धिक प्रभाव ने उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों को आकार दिया। जैसे कि गांधी जी पर भगवत गीता का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता के का गहन अध्ययन किया, जिसका भगवत गीता का जो प्रभाव था वो गांधी जी के बौद्धिक मतलब मस्तिष्क में पड़ा, जिससे उन्हें कर्म करते हुए आसक्ति ना रखने की सीख मिली। साथ ही साथ में जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा, आत्म संयम के सिद्धांत को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म के से करुणा, शांति और मानव कल्याण की भावना विकसित हुई। साथ ही साथ में लियो टॉलस्टॉय ने उन्हें प्रेम, अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना सिखाया, जबकि जॉन रस्किन ने श्रम की गरिमा और सामाजिक समानता का विचार पर प्राप्त किया। गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरो से नागरिक अभिज्ञा और शांति विरोध की प्रेरणा मिली। तो गांधी जी को जो बौद्धिक प्रभाव थे वो इन पॉइंटों के माध्यम से, इन सभी जो बिंदु है, इनसे उन्हें प्रेरणा मिली। अब साथ में बात करते हैं ब्रिटिश संस्थाओं के लिए गांधी जी की प्रशंसा के कारण, कि ब्रिटिश संस्था जो थी उनसे गांधी जी को क्या क्या प्रशंसा मिली, किस चीज का गांधी जी ने समर्थन करा और किस चीज से गांधी जी सहमत हुए। जैसा कि गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की जो मशीनरी है और बड़े बड़े उद्योग है उनको उन्होंने विरोध करा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरोधी थे और गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न भारत में आंदोलन चलाए, लेकिन वे उनकी हर बात के विरोधी नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की, परंतु उसकी कुछ संस्थाओं और व्यवस्थाओं की खुले रूप से प्रशंसा भी की। गांधी जी मानते थे इन संस्थाओं के अच्छे गुणों को अपनाकर भारत एक बेहतर लोकतांत्रिक देश बन सकता है। साथ जैसे कि गांधी जी ने कानून के शासन में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन का जो कानून का शासन है वो एकदम सत्य है, इसलिए गांधी जी ने इस कानून के शासन को स्वीकार किया, जो ब्रिटिश व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। साथ ही साथ में उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो पश्चिमी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उन्होंने स्वीकार करा और निष्पक्ष प्रशंसनीय समर्थन करा, और ये बोला कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ही हम लोगों को न्याय स्वतंत्र रूप से दिला सकते हैं। साथ ही साथ में गांधी जी ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संवाद, बहस और सहमति की परंपरा को स्वीकार किया और प्रशासन में अनुशासन, नियमबद्धता ने उन्हें प्रभावित किया। ब्रिटिश संस्थाओं में व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान भी गांधी जी को मिला। गांधी जी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में इन्हीं संस्थागत मूल्यों को अपनाया जाए और हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन सभी मूल्यों को भी अपनाया जो गांधी जी के समर्थन में थे। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन वाले में, सभ्यता के प्रति पश्चिमी विचारधारा की गांधीवादी समीक्षा। महात्मा गांधी ने पश्चिमी सभ्यता की तीव्र और मौलिक समीक्षा की। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुख, मशीनों और उपभोग पर आधारित थी, जिससे मनुष्य नैतिक और आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है। उनका मानना था कि यह सभ्यता मनुष्य को संयम की बजाय लालच, प्रतिस्पर्धा और हिंसा की ओर ले जा रही है। इसलिए इन्होंने जो पश्चिमी विचारधारा है उसको बिल्कुल भी जो पश्चिमी सभ्यता की जो विचारधारा है उसको गांधी जी ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं सभ्यता के प्रति पश्चिमी विचारधारा की गांधीवादी समीक्षा क्या थी। जैसे गांधी जी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता भौतिक और उपभोक्तावाद पर आधारित थी, जो मनुष्य को लालची बनाती है और मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त करती है। दूसरा है कि यह सभ्यता मशीनों और औद्योगिकरण को अत्यधिक महत्व देती है, जिससे मानव श्रम की गरिमा घटती है, और गांधी जी ने इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ में गांधी जी मानते थे कि पश्चिमी सभ्यता नैतिक और आत्मिक मूल्यों की अपेक्षा करती है, इसलिए इन्होंने सभ्यता के प्रति पश्चिमी विचारों को स्वीकार नहीं करा। गांधी जी ने औद्योगिकरण, असमानता और शोषण और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। कौन? औद्योगिकरण। जो औद्योगिकरण है ये असमानता, शोषण और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, इसलिए इन्होंने औद्योगिकरण को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। पांचवा, पश्चिमी सभ्यता हिंसा साम्राज्यवाद को जन्म देती है, क्योंकि ये शक्ति और लाभ पर केंद्रित होती है।
लास्ट है, ये सभ्यता प्रकृति के शोषण और पर्यावरण विनाश का कारण बनती है, इसलिए गांधी जी ने कभी भी सभ्यता के पश्चिमी विचारधारा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करा और उन्होंने इसकी आलोचना करी। तो इस तरह से हमने टॉप 14 क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में हमने बात करी। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अच्छी वीडियो को कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।